मैकेनिकल वेव को हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब करेंगे क्या है ना। तो उसके लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं और बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल आपको देने जा रहे हैं, मैथमेटिकल एग्जांपल है। पहले वेव को मैथमेटिकली समझेंगे, बाद में इसको फिजिकली भी समझ लेंगे क्या है। सपोज एक लाइन हमने को ड्रॉ की है और ये लाइन मान लेते हैं 60 डिग्री के एंगल पर है, तो मैथ के हिसाब से क्या इक्वेशन लिखोगे इसकी? इक्वेशन ऑफ लाइन अगर लिखना चाहे, y और x के बीच में 60 डिग्री एंगल पर ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो लिख सकते हैं इसको y बराबर इसका स्लोप, ठीक है ना, ये इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। और इमेजिन करें कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस के अलोंग, ये लाइन x एक्सिस के अलोंग 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी। ये लाइन x एक्सिस के अलोंग 2 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करेगी। तो आफ्टर 4 सेकंड्स ये लाइन कहां पर मूव कर जाएगी? इसमें कोई रोटेशन नहीं है, ये लाइन 2 मीटर पर सेकंड से ट्रांसलेट कर जाएगा। तो 4 सेकंड के बाद ये जो लाइन होगी, स्पीड इनटू टाइम मतलब कि 4 इंटू 2 यानी 8, तो ये 8 मीटर फॉरवर्ड आ जाएगी। मतलब ये पॉइंट आपका 8 मीटर पे आ जाएगा और रोटेशन इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, तो ये एंगल 60 डिग्री बना रहेगा। अब इसकी क्या इक्वेशन लिखेंगे यार? इस लाइन की अब इक्वेशन लिखना चाहें अगर, पहले इसकी इक्वेशन थी y बराबर √3x, अब इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? क्या अभी भी ये -8, अब तो कुछ नहीं 8 नहीं आएगा, हाँ सही बोल रहे हो, y बराबर √3, ये मैथ्स का वो वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं ना, ओरिजिन चेंज हो गया शिफ्टिंग एक तरीके से। हाँ तो √3 टाइम्स x - 8, राइट, बोलो ठीक है अब यहाँ पर? यस सर। कोई दिक्कत इस कंसेप्ट को समझने में? तो यही बेसिक्स है यार इसका। बोलो बच्चा, किसी को दिक्कत हो तो समझाएं फिर से। नो सर। ठीक है, अब हमने जो लाइन का काम किया ना, उसकी जगह पर आप ऐसे मान लो, सपोज उस लाइन की जगह पर हम ये कह देते हैं कि ये y और x के बीच में हमने कोई एक फंक्शन ड्रॉ किया, y और x के साथ में हमने कोई एक जनरलाइज फंक्शन लिया y = fx, जनरलाइज फंक्शन, और ये जनरलाइज फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वेव को, मतलब वेव की मैथमेटिकल इक्वेशन है ये। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वेव को एक फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं y = fx को, और ये वेव एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रही है। इसी का कॉपी कर सकते हो, ये वेव एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रही है विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म। जैसे इसमें विदाउट चेंजिंग इट्स स्लोप था, बिना स्लोप चेंज किए अगर वो ट्रेवल करे, ऐसे ही ये वेव अपना फॉर्म चेंज किए बगैर v स्पीड से ट्रेवल कर रही हो, तो t टाइम के बाद ये वेव कुछ आगे की तरफ मूव कर चुकी होगी, और जो डिस्टेंस कवर किया होगा इसने उसको लिखोगे v × t। और अब इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? सेम रीजनिंग, जो रीजनिंग ऊपर लगाई है वही रीजनिंग नीचे लगाएंगे। तो पहले अगर इसकी इक्वेशन y = fx थी, तो अब इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी y = f ब्रैकेट में x - vt। क्या समझ आ रहा है यहाँ तक? यस सर। सो अगर y बराबर fx किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने की मैथमेटिकल इक्वेशन हो, तो वो वेव अगर ट्रैवल कर रही है किसी कांस्टेंट स्पीड पर, y = fx वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वेव कांस्टेंट स्पीड v से ट्रैवल कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ, तो t सेकंड्स के बाद
t सेकंड्स के बाद उसी वेव की जो एक नई इक्वेशन बनेगी वो लिखी जाएगी y बराबर एफ एक्स माइनस वी टी। और अगर ये वेव v स्पीड से नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करती, अगर ये इस साइड ट्रेवल करता नेगेटिव साइड पर v स्पीड से, तो ये वेव कुछ इस तरफ दिखाई जाती, तब ये v इंटू टी डिस्टेंस नेगेटिव साइड पे ट्रेवल करता और तब इसकी जो इक्वेशन लिख रहे होते, नाउ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाले कंसेप्ट का फॉलो करेंगे तो ये लिखा जाता y इक्वल्स टू f। नाउ ओरिजिन नेगेटिव साइड पर शिफ्ट कर गया है तो ये x माइनस वी टी की जगह x प्लस v इंटू टी। सो यही बेसिक पॉइंट है कि अगर y और x के बीच में कोई एक फंक्शन है जो हमारे वेव को रिप्रेजेंट करता हो और वो वेव ट्रेवल करे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो t सेकंड्स के बाद उसकी इक्वेशन बन जाती है y बराबर एफ एक्स माइनस वी टी। और अगर वो नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उसकी इक्वेशन बन जाती है y बराबर एफ ऑफ x प्लस वी टी। यानी इन जनरल y एज अ फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी या फिर y एज अ फंक्शन ऑफ x प्लस वी टी, ये जो आपकी इक्वेशन आएगी इसको कहा जाता है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ वेव इक्वेशन। ठीक है, यस सर। यस बोलिए सर। बाकी लोग। सो स्टार्ट यहां से हुआ था, इनिशियली y और x के बीच में कोई फंक्शन है जो वेव को रिप्रेजेंट करेगा, उस वेव को t सेकंड्स के बाद, सेम वेव t सेकंड्स के बाद उसकी इक्वेशन में या तो x माइनस वी टी लिखेंगे या फिर x प्लस वी टी लिखेंगे। इस एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको। अब y इक्वल टू एफ एक्स जो है वो डिपेंड करता है कि वेव कौन से टाइप की है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कह दें कि y बराबर कैपिटल A इंटू साइन ऑफ kx, कैपिटल A इंटू साइन ऑफ समथिंग लाइक 4x मान लेते हैं और कैपिटल A की जगह भी हम एक वैल्यू मानते हैं 5। सपोज y इक्वल टू 5 साइन 4x रिप्रेजेंट्स अ वेव traveling with let's say 4 meter per second along positive direction। ऐसे कुछ मान लो आप, तो y इक्वल टू 5 sin 4x रिप्रेजेंट्स अ वेव ट्रैवलिंग विद 4 मीटर पर सेकंड अलोंग x डायरेक्शन। तो t सेकंड्स लेटर में जाकर के t सेकंड्स के बाद क्या बन जाएगी इसकी इक्वेशन, अगर ये आपको समझ आ गया हो क्या लिखेंगे t सेकंड्स के बाद। अब इस इक्वेशन को फिर से लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे y बराबर 5 पॉजिटिव x डायरेक्शन में अगर आप 4x माइनस 4t, 4 की स्पीड से सेम कंसा स्पीड v इंटू टाइम, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू साइन ऑफ 4, जहां पर x आ रहा था वहां पर ओरिजिन चेंज हो जाएगा तो ये x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय t। और ये इक्वेशन अब कहलाती है हमारे लिए वेव इक्वेशन, इसको नाम दिया गया है वेव इक्वेशन का। ये जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है जिसमें आप y इक्वल टू 5 साइन x कहते हो, इसको वेव फॉर्म का नाम देते हैं। वेव फॉर्म डिफरेंस समझना, वेव फॉर्म इज जस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ y एंड x, और जब उस y और x की एक्सप्रेशन में टाइम को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, टाइम का इन्वॉल्वमेंट, तो उसी वेव फॉर्म की जगह पर उसको नाम दिया जाता है वेव इक्वेशन का। वेव फॉर्म क्या चीज है, तो वेव फॉर्म किसी वेव का मैथमेटिकल फॉर्म, एक वेव मैथमेटिकली कौन से कर्व से रिप्रेजेंट की जाएगी, दैट इज कॉल्ड वेव फॉर्म, फॉर्म ऑफ द वेव, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेव। और वेव इक्वेशन इट इज आल्सो द वेव फॉर्म बट किसी जनरल टाइम t पर, स्मॉल t। एक और एग्जांपल लें, अगर फॉर एग्जांपल कहा जाए कि y इक्वल टू 4 e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अ वेव, और ये वेव ट्रेवल कर रही है ट्रेवलिंग टुवर्ड्स लेट्स से नेगेटिव x डायरेक्शन एट 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ इसके लिए क्या बोलेंगे अब t सेकंड्स के बाद, तो
जो भी आपको इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन में एक करेक्शन कर दो आप, सिंपली 4 इंटू ई टू द पावर माइनस, जहां पर x आ रहा था x ओरिजिन plus चेंज 3t. करिए x प्लस, क्योंकि नेगेटिव साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू टी, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब ये इक्वेशन आपके लिए कहलाती है वेव इक्वेशन। यहाँ तक का ओके करो तो बताएं आगे, अगर यहाँ तक ठीक हो। Yes sir. किसी को डाउट हो, बाकी लोग जितने लोग हो। पहला वाला कंसेप्ट क्लियर है यार, वेव फॉर्म को वेव इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, Yes sir. Yes. है ना? ठीक। और वेव फॉर्म, वेव का मैथमेटिकल फॉर्म सिंपल ध्यान रखिएगा, वेव फॉर्म इज हाउ दैट वेव अपीयर इफ ड्रॉन एज अ मैथमेटिकल कर्व। तो मैथमेटिकल कर्व ड्रॉ करेंगे तो साइन का कर्व बनेगा, तो वेव का फॉर्म एक साइन का फॉर्म, वेव का फॉर्म एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसके बेसिक एग्जांपल्स पे आते हैं, बहुत बेसिक से चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल में रखा जाए कि अ वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, अ वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, कुछ इक्वेशन मान लो आपको दीजिए, और वो इक्वेशन सपोज ऐसी कुछ है, 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4x माइनस 8t होल स्क्वायर, कुछ ऐसा दिया गया, आपसे कहा जाए कि एक वेव इक्वेशन दी गई है और क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट पार्ट, इन विच डायरेक्शन द वेव इज ट्रेवलिंग, क्या आंसर देंगे? इन विच डायरेक्शन वेव इज मूविंग? Positive x. Positive. कैसे मालूम चला कि पॉजिटिव एक्स में जाएगा ये? -8t है सर. माइनस, मतलब माइनस साइन है, इसका मतलब आंसर हुआ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये आपको उसमें भी हेल्प करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने में। सेकेंडली, व्हाट इज स्पीड ऑफ द वेव? 4. नहीं, स्पीड ऑफ द वेव तो याद करो x माइनस वीटी, x माइनस वीटी, उसके लिए x का कोफिशिएंट 1 बना होता है, मतलब पहले आपको लिखना पड़ेगा y इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस, इसमें से ये 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लेंगे तो बाहर हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू टी होल स्क्वायर। आपको x माइनस वीटी या फिर x प्लस वीटी चाहिए, मतलब x के आगे कोफिशिएंट 1 चाहिए मुझे। अब यहां पर जो t का कोफिशिएंट है ये 2, ये आपके लिए कहलाएगी वेव स्पीड, दिस 2 इज कॉल्ड वेव स्पीड। तीसरा पार्ट, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? तो एम्पलीट्यूड का मतलब y की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट y की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू y की क्या हो सकती है? उसके लिए देखो, ये जो x और t है ये भी एक रियल नंबर होगा, बिकॉज वेव एक रियल फिनोमिना है, टाइम भी एक रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर के स्क्वायर का डोमेन क्या हो सकता है? किसी भी, अगर आप एक रियल नंबर का स्क्वायर लो तो उसकी डोमेन कहां से कहां तक जा सकती है? मतलब कि ये जो 4x माइनस 8t होल स्क्वायर है, इट इज अ स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर, एंड स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन 0 हैव to एनी infinity. 0 to infinity. Square of any real number can be 0 to infinite. तो मैक्सिमम वैल्यू y की तब आएगी जब आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में सबसे लोवेस्ट वैल्यू पुट करें, और स्क्वायर ऑफ रियल नंबर की सबसे लोवेस्ट वैल्यू 0 आ सकती है। तो अगर यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर 6 डिवाइडेड बाई 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, 1.5 जो भी इसकी यूनिट दी जाएगी, ये इसका एम्पलीट्यूड। डन यहाँ तक? Yes sir. Yes, sir. पक्का देख लो आप, बढ़े आगे फिर। Yes. Yes sir. चलिए, इसके बाद आते हैं हम लोग आते हैं जो हम लोगों को सिलेबस में जो इक्वेशन दी जाती है, हम लोग के लिए इक्वेशन जो आती है वो दोनों डिफरेंट टाइप की है। हम लोग के पास सिलेबस में है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव।
अब इसको समझो क्या है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव कैसे होती है, इसका क्या मतलब। तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल को फॉलो करिएगा। एक एग्जांपल है, यहाँ पर हमारे पास एक पार्टिकल 1 है और एक हमारे पास पार्टिकल 2 है। पार्टिकल 1 ने स्टार्ट किया विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड विथ सम एक्सेलरेशन a। पार्टिकल 1 ने स्टार्ट किया और पार्टिकल 2 स्टार्ट करेगा, इट स्टार्ट्स t0 सेकेंड्स लेटर देन पार्टिकल 1। मतलब जब पार्टिकल 1 ने स्टार्ट किया उसके t0 सेकेंड्स के बाद ये स्टार्ट होगा, बट ये भी उतनी ही वेलोसिटी से और उतनी ही एक्सेलरेशन से स्टार्ट होगा। जिस तरीके से पार्टिकल 1 मोशन करेगा वैसा ही पार्टिकल 2 का भी मोशन होना है, एग्जैक्टली सेम तरीके से पार्टिकल 2 को चलना है। लेकिन पहले पार्टिकल 1 चलेगा और कुछ समय के बाद पार्टिकल 2 चलना स्टार्ट करेगा। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि t सेकेंड्स आफ्टर 1 स्टार्ट्स, मतलब पार्टिकल 1 के स्टार्ट होने के t सेकेंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 2 की क्या इक्वेशंस बनेंगी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 की इक्वेशन तो सिंपल u इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर लिख सकते हैं। पार्टिकल 2 के डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन लिखेंगे। ध्यान देना है कि पार्टिकल 2 का स्टार्टिंग पार्टिकल 1 के स्टार्ट होने के कुछ टाइम के बाद हुआ है और वो टाइम t0 सेकंड्स का है, और यहां पर जो t सेकंड्स ले रहे हैं वो आफ्टर द पार्टिकल 1 बिगिंस, इसके स्टार्ट होने के t सेकंड्स के बाद। यानी कि पार्टिकल 2 ने कितने टाइम के लिए मूव किया होगा यहाँ पर, t-1 नहीं 1 नहीं, सुनो तो, पार्टिकल 1 हाँ, पार्टिकल 1 के स्टार्ट होने से आपका टाइम t आ रहा है, तो पार्टिकल 2 के स्टार्ट होने के बाद का टाइम कितना होगा, क्योंकि ये t0 सेकंड्स के बाद चलना चालू किया ना। यस सर, t-t0। तो इसकी जब इक्वेशन लिखेंगे तो वहां पर u टाइम को t नहीं रखेंगे, यहां पर रखेंगे t-t0। इस पे बच्चा बिल्कुल हल्के में मत लेना इसको, और समझना है तो बता दीजिएगा ये स्टेटमेंट अगर ना समझ में आए कि दोनों के इक्वेशंस लिखने का तरीका क्या है। ये बात समझ में आ रही है t-t0 वाली। यस सर। -t0 क्यों कर रहे हो आप इसमें से, t में से -t0 का रीजन क्या है। ये कंसेप्ट तुमको यहाँ भी हेल्प करेगा, वेव ऑप्टिक्स में भी हेल्प करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी हेल्प करेगा, कई जगहों पर ये चीज समझ में आती है। अगर ये लॉजिक पकड़ में आ जाए तो काफी कुछ आसान हो जाता है हमें। क्या दोनों की इक्वेशंस सिमिलर है, इक्वेशंस सिमिलरिटी है, सिमिलर है, फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पर t यूज किया जा रहा है, यहाँ t-t0, और -t0 करने की वजह, -t0 करने की वजह ये है कि पार्टिकल 2 लेट स्टार्ट हुआ है, मतलब इसका जर्नी टाइम कम होगा, इसकी जर्नी टाइम ज्यादा होगी, इसकी जर्नी टाइम कम होगी क्योंकि ये लेट चलना स्टार्ट किया इसने। तो जर्नी टाइम यहाँ पर कम कर दिया गया है, यहाँ पर जर्नी का टाइम पूरा t ले लिया गया है। पक्का बोलो। बोलो भाई, अगर ना आ रहा हो तो फिर रिपीट करेंगे तो फिर आगे बढ़े। यस सर। अब आप सिमिलर तरीके से आइए। सपोज दैट हम लोगों ने एक स्ट्रिंग चूज की और स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर, इस एंड पर, स्ट्रिंग के इधर वाले एंड पर हमने एक मास लगाया और उस मास को स्प्रिंग से अटैच किया, और इस मास को कुछ वेलोसिटी वगैरह प्रोवाइड कर दी, जिसकी वजह से ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में जा रहा है। मतलब ये जो मास है ये हमारे लिए SHM करने जा रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और इस मास के सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर दिस SHM पार्ट मास m के लिए, लेट्स से इक्वेशन ऑफ SHM हम लोग को याद होना चाहिए। SHM की जो इक्वेशंस होती हैं वो होती हैं y बराबर कैपिटल A इंटू साइन
y इक्वल टू कैपिटल ए इंटू साइन ओमेगा इंटू टी एंड प्लस कुछ फाई नॉट। ये कंसेप्ट ऑफ एसएचएम याद करो जरा, कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उसके इक्वेशन को हम लिखेंगे y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और जो ये ब्लॉक है ये यहां पर एक काम करेगा, ये ब्लॉक यहां पर एक्ट करेगा एज ए सोर्स, और ये जो स्ट्रिंग यूज की गई है ये काम करेगा एज अ मीडियम। और जब ये ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, मतलब ये अगर अप एंड डाउन टू एंड फ्रो मोशन करेगा यहाँ पर, तो जब ये यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो उसकी वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ वेव जनरेट होगी, इसके अंदर भी एक साइनसॉइडल वेव आ जाएगी। ठीक है यहाँ तक? यस सर। पक्का? अब सुनिए, स्ट्रिंग के ऊपर हमने कोई एक पॉइंट पी चूज किया, स्ट्रिंग के ऊपर, यानी कि मीडियम के अंदर कोई पॉइंट पी चूज करते हैं। अ पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग मतलब कि अ पॉइंट इन अ मीडियम। क्या ये पॉइंट उसी समय ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा जिस समय इसने ऑसिलेशन स्टार्ट की है? इसको समझने के लिए आप एग्जांपल वाटर का ले लो, पानी की जो वेव का एग्जांपल होता है वो एग्जांपल समझो। पानी के सरफेस पर अगर वाटर का सरफेस हो और वाटर के सरफेस पर अगर आप किसी जगह पर एक स्टोन ड्रॉप करें, बड़ा कॉमन एग्जांपल है, तो पानी में जैसे ही पत्थर गिराते हैं तो हम सबको पता है कि इसके चारों तरफ एक सर्कुलर वेव आ जाती है अगर पानी में कोई पत्थर गिरे। तो क्या जिस पॉइंट पर आपने स्टोन ड्रॉप किया है उससे कुछ डिस्टेंस दूर वाला पार्टिकल, क्या ये पार्टिकल एग्जैक्टली उसी समय डिस्टर्ब होगा जिस समय पत्थर गिरा था यहाँ पर, या फिर कुछ टाइम लगेगा उस डिस्टर्बेंस को वहां तक प्रोपोगेट होने में? कुछ टाइम बाद टाइम होगा। लगेगा। टाइम। और वेव का मतलब प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव की सिंपल डेफिनेशन होती है कि अगर हम कहीं पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो वो डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में कुछ टाइम लेती है। तो इस सोर्स को लेफ्ट एंड पर जब ऑसिलेट करना स्टार्ट किया तो ये हमने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी इस पॉइंट पर, बट वो डिस्टर्बेंस आगे जाने में कुछ समय लेगी, यानी पॉइंट पी तक डिस्टर्बेंस पहुंचने में कुछ टाइम लग जाएगा। और जब डिस्टर्बेंस पॉइंट पी तक पहुंचेगी उसके बाद ही ये ऑसिलेट करेगी। तो अगर वो पॉइंट पी इस ब्लॉक से एक्स डिस्टेंस पर है और मान लेते हैं कि डिस्टर्बेंस यहां से यहां तक ट्रेवल करती है, डिस्टर्बेंस ट्रेवल एट वी स्पीड, कितने टाइम के बाद ये पॉइंट पी ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा? अगर यहां से वो पॉइंट एक्स डिस्टेंस दूर है और डिस्टर्बेंस के ट्रेवल करने की स्पीड v है, तो पॉइंट पी का ऑसिलेशन, हाँ, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग आफ्टर x अपॉन v सेकेंड्स। ठीक है ना भाई? यस सर। अब ऊपर वाला एग्जांपल देखो, अगर दो पार्टिकल्स बिल्कुल आइडेंटिकल मोशन करें, आइडेंटिकल, लेकिन एक पहले स्टार्ट हो जाए और एक बाद में स्टार्ट हो जाए, तो दोनों के इक्वेशंस सिमिलर होंगे, दोनों की इक्वेशंस सिमिलर होंगी। सिर्फ एक करेक्शन ये होता है कि जिसने पहले स्टार्ट किया था उसकी इक्वेशन में अगर टाइम t आ रहा था, तो जिसने बाद में स्टार्ट किया होगा वहां पर t माइनस टी नॉट हो जाएगा, बाकी इक्वेशंस तो एक जैसी हैं। यहां पर लेफ्ट वाले पार्टिकल में और इस वाले पार्टिकल में पहले कौन स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहले कौन सा पॉइंट ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, जो ब्लॉक से अटैच है वो वाला पॉइंट या जो ब्लॉक से दूर है वो वाला पॉइंट? ब्लॉक से अटैच वाला। तो ब्लॉक से अटैच वाले पार्टिकल ने पहले ऑसिलेशन स्टार्ट कर दी और उसके ऑसिलेट करने की इक्वेशन है y बराबर a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो उससे कुछ डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है ये भी अपना ऑसिलेशन जब स्टार्ट करेगा तो इसके ऑसिलेट करने की इक्वेशन जब लिखी जाएगी, पॉइंट पी के ऑसिलेट करने की इक्वेशन इस आर्गुमेंट के हिसाब से, तो जो इक्वेशन आपने यहां लिखी है उसी इक्वेशन में
जहां पर टाइम आ रहा था उसको t माइनस टी नॉट कर दीजिए। सिमिलर आर्ग्यूमेंट, जिस इक्वेशन से ये वाला पॉइंट ऑसिलेट कर रहा था उसी इक्वेशन में कुछ चेंजेस कर दें अगर, तो पॉइंट P के ऑसिलेट करने की इक्वेशन आ जाएगी और वो बन जाएगा y इक्वल टू, यहां पर इक्वेशन है a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अब उसमें क्या चेंजेस कर दें यहाँ पर, अगर ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा तो यही चीज यहां भी कर देंगे। जहां पर t आ रहा है उसमें t माइनस कितने टाइम बाद ये स्टार्ट होगा, x by v, t माइनस एक्स बाई वी एंड प्लस फाई नॉट। तो अब ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन बता रही है कि पॉइंट P के ऑसिलेट करने का क्या इक्वेशन बन रहा है। ये वाली इक्वेशन लेफ्ट एंड के ऑसिलेट करने की इक्वेशन है और ये पॉइंट P के ऑसिलेट करने की इक्वेशन है। पॉइंट P का मतलब वो पॉइंट जो आपके सोर्स से x डिस्टेंस दूर है, सोर्स से x डिस्टेंस आगे है, उस पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की ये इक्वेशन है। ठीक है भाई? यस सर। yes sir, अब लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो हमने क्या ऐसा नहीं मान लिया, इस एग्जांपल में हम लोगों ने ये माना है कि जो इनिशियल वेलोसिटी 1 की है वही इनिशियल वेलोसिटी 2 की है, जो एक्सेलरेशन 1 का है वही एक्सेलरेशन 2 का भी है। मतलब इनके मोशंस आइडेंटिकल हैं, सिर्फ इतना फर्क है कि एक पहले चलना स्टार्ट करेगा, एक बाद में चलना स्टार्ट करेगा, बाकी मोशंस आइडेंटिकल होंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर मान रहे हैं कि मोशन ऑफ दिस पॉइंट एंड मोशन ऑफ पॉइंट P, they are identical. Only difference is the point attached with the block will start oscillating before any other point. और इस एजम्पशन को हम लोग बोलते हैं प्लेन वेव। प्लेन वेव का मतलब होता है, प्लेन वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर एवरी पार्टिकल विल ऑसिलेट इन अ सिमिलर वे। आगे पीछे हो सकता है कि कोई पहले स्टार्ट करे कोई बाद में स्टार्ट करे, बट जब भी स्टार्ट करेंगे इसके ऑसिलेट करने की इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी कि इस पॉइंट के ऑसिलेट करने की इक्वेशन थी। दैट इज कॉल्ड प्लेन वेव। प्रोग्रेसिव बिकॉज ये ट्रेवल कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है, ये वेव आगे प्रोग्रेस कर रही है इसलिए प्रोग्रेसिव है। हार्मोनिक वर्ड इसलिए यूज किया गया है बिकॉज यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने की वजह से हमने हार्मोनिक कर्व यूज किया गया है। प्रोग्रेसिव यूज किया गया क्योंकि ऑसिलेशन एक जगह स्टैग्नेंट नहीं है, ऑसिलेशन आगे प्रोपोगेट हो जाएगी, प्रोग्रेसिव। और प्लेन वर्ड का मतलब है every particle will oscillate in a similar way. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा को अंदर लेके जाएं अगर, तो ये बन जाता है ओमेगा इंटू टी माइनस ओमेगा अपॉन v मल्टीप्लाइड बाई x एंड प्लस फाई नॉट। और जो ओमेगा बाई v है इसको भी एक स्पेशल नाम दिया गया है, ओमेगा बाई v को वेव इसको नंबर। नाम दिया, इसको k वेव नंबर का नाम दिया गया है, डिनोटेड बाय k, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा वेवलेंथ। और ये जो ऊपर लिखा गया है ये कहलाता है आपका जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। अब ना यार आप एक बात समझोगे, ये हटा दें, इसमें कोई डाउट तो नहीं है समझने में? यस सर। no sir, अब देखना बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत, और ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डेरिवेशन वेव ऑप्टिक्स इंटरफेरेंस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने कहा कि ये y बराबर कैपिटल A इंटू साइन ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ये हमारी वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन में वेव को लेकर के जितनी इंफॉर्मेशन हैं वो सब कुछ है। इसके अंदर वेव के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन है। जैसे देखिए वेव के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। सबसे पहले
यहां पर ये जो x है, इससे क्या मालूम चल रहा है आपको? जो यहां पर x लिखा है, इससे ये मालूम चलता है डायमेंशंस जहां पर वेव ट्रेवल कर रही है। मतलब ये होता है डायमेंशन ऑफ वेव मोशन, मतलब कि वेव इज मूविंग ऑन x डायमेंशन। बट x डायमेंशन की एक पॉजिटिव साइड होती है और x डायमेंशन की एक नेगेटिव साइड भी होती है। तो वो x डायमेंशन के पॉजिटिव साइड पे जा रहा है या x डायमेंशन के नेगेटिव साइड पे जा रहा है, वो मालूम चलेगा इस नेगेटिव साइन से। जो यहाँ माइनस साइन है, ये आपको बताता है मूविंग, मतलब वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायमेंशन। उसके अलावा ओमेगा से आपको मालूम चलता है टाइम पीरियड, यानी कि फ्रीक्वेंसी। वेव की फ्रीक्वेंसी यहां से मालूम चल जाएगी। के से मालूम चल जाता है वेव का वेव नंबर, यानी वेवलेंथ। कैपिटल ए से मालूम चलता है वेव का एम्पलीट्यूड। फाई नॉट जिसको कहा जाता है फेज कांस्टेंट। ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, दिस कंप्लीट टर्म, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, दिस कंप्लीट टर्म, ये कहलाता है फेज ऑफ वेव। पूरा टर्म ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, दिस कंप्लीट टर्म कॉल्ड फेज ऑफ द वेव। और y आपको बता रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम सोर्स। तो क्या उस वेव के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन नहीं आ गई? वेव का एम्पलीट्यूड मालूम चल जाएगा, वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम चल जाएगी, वेव की वेवलेंथ मालूम चल जाएगी, उसका फेज कांस्टेंट कौन से डायमेंशन में ट्रेवल कर रही है वेव वो मालूम चल जाएगा, उस डायमेंशन के पॉजिटिव साइड पर ट्रेवल कर रहे हैं या नेगेटिव साइड पर ट्रेवल कर रहे हैं, वो यहाँ के नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से मालूम चल जाएगा। और वेव की स्पीड भी मालूम चल जाएगी। यहाँ पर वेव स्पीड, बिकॉज जो k है वो बेसिकली ओमेगा डिवाइडेड बाय v, तो वेव स्पीड भी यहां से मालूम चल जाएगी, v इक्वल टू ओमेगा अपॉन v इक्वल टू k, यानी कि v इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई k, ओमेगा डिवाइडेड बाई k, मतलब टाइम का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज कॉल्ड वेव स्पीड। मीन्स एक एग्जांपल देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि y इक्वल टू 4 sin 20t माइनस 10x माइनस 10z प्लस पाई बाई 3 फॉर एग्जाम्पल, या प्लस लेते हैं यहाँ पर। अब बताओ ये वेव कौन सी डायमेंशन में ट्रेवल करती है? नेगेटिव z। हाँ, देखना साइन के आगे, मतलब यार देखिएगा साइन फंक्शन के आगे जो यहाँ पर टर्म है, यहाँ पर जो एक्स वाई जेड आएंगे आपके, ये वेव की डायमेंशन बताएगी। साइन फंक्शन के अंदर वाला टर्म, तो अंदर में z इन्वॉल्व किया गया, इसका मतलब ये वेव z एक्सिस पे जा रही है, और z एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं या z एक्सिस के नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, तो वो आप z के पहले वाले साइन को चेक करो। अगर पहले वाला साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। तो दिस वेव मोशन इज अलोंग z एक्सिस, और पॉजिटिव साइन होने की वजह से हम बोलेंगे अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। ये तो पहला कंसेप्ट है। ऑब्वियसली वेव का एम्पलीट्यूड 4 है, ओमेगा की वैल्यू 20 है, इससे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, बिकॉज ओमेगा जो होता है वो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। z का कोफिशिएंट 10, यानी कि k मतलब 2 पाई बाय लैम्डा, सो 2 पाई बाय लैम्डा की वैल्यू 10 है, इसका मतलब वेवलेंथ आ जाएगी।
और वेव स्पीड v ओमेगा डिवाइडेड बाई k। तो वेव की स्पीड भी निकाल सकते हैं ओमेगा डिवाइडेड बाई k, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई k। ये वेव की स्पीड हो गई। आई बात यहां तक समझ में आपको? यस सर। पक्का सभी देखो बस। वेव इक्वेशंस के अंदर हर एक इंफॉर्मेशन है, मतलब इससे ये मालूम चल जाता है कि वेव कौन से एक्सिस पे जा रही है, पॉजिटिव साइड पे जा रही है, नेगेटिव साइड पे जा रही है, उसमें फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी स्पीड, उसका फेज कांस्टेंट, हर एक इंफॉर्मेशन इसमें। हटा रहे हैं इसको, बर्फ समझ आ गया तो। यस सर। ठीक है। अब जो ये डेरिवेशन किया गया था, उस डेरिवेशन में हमने कंसेप्ट क्या लगाया था वो समझिए। हमने डेरिवेशन में कंसेप्ट ये लगाया था कि हमने एक ब्लॉक लिया था m मास का, जिसको हमने सोर्स कहा था, और हमने एक पॉइंट p लिया था, अ पॉइंट इन द मीडियम, और वो मीडियम पार्टिकल हमारे सोर्स से x डिस्टेंस आगे था। तो हम लोगों ने क्या रीजनिंग अप्लाई की है? रीजनिंग ये अप्लाई की है कि जो यहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, एनी डिस्टर्बेंस हियर, एनी डिस्टर्बेंस हियर will reach to point P after x by v seconds। ये रीजनिंग आपने लगाई थी। यहाँ पे जो भी डिस्टर्बेंस करेंगे वो डिस्टर्बेंस इतने टाइम बाद पॉइंट P तक जाएगी, और इसलिए पॉइंट P की जो इक्वेशन बनेगी वो a sin ओमेगा और t माइनस एक्स बाई वी प्लस फाइव नॉट। ये रीजनिंग अप्लाई की। और जो डिस्टर्बेंस यहां पर जनरेट की गई है सोर्स वाले पॉइंट पर, उस डिस्टर्बेंस की इक्वेशन लिखी गई थी y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। क्या एक स्टेटमेंट ये सही होगा यार कि जिस फ्रीक्वेंसी पर हमने सोर्स को डिस्टर्ब किया होगा, उसी फ्रीक्वेंसी पर मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करेगा? दोनों इक्वेशंस के अंदर जो ओमेगा देख रहे हो आप, यहाँ वाला ओमेगा और यहाँ वाला ओमेगा बिल्कुल सेम ओमेगा है, यानी कि जितने फ्रीक्वेंसी पर ये मास ऑसिलेट करेगा, एग्जैक्टली उतनी ही फ्रीक्वेंसी पर हमारा पॉइंट पी भी ऑसिलेट करेगा। यस सर। तो वेव की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट हुई? मीडियम पर या सोर्स पर? सोर्स पर। सोर्स पर। राइट, पहला कंसेप्ट, वेव फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर गई है सोर्स के ऊपर। दूसरा, वेव की स्पीड, वेव की स्पीड ये किस पे डिपेंड करती है, और वेव की वेवलेंथ ये किस पे डिपेंड करते हैं? वेव की फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंडेंट होती है, इसका मीडियम से कोई मतलब नहीं। वेव स्पीड नेचुरली ये डिपेंड करता है आपके मीडियम के ऊपर, इसमें तो कोई। और वेवलेंथ, इन तीनों का रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी एफ, स्पीड वी और वेवलेंथ लैम्डा का एक रिलेशन पकड़ो आप इन तीनों के बीच में। तो वेवलेंथ लैम्डा इज वेव स्पीड डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अगर स्पीड वाला टर्म मीडियम पर डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी वाला टर्म मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब लैम्डा वाला जो टर्म है ऑब्वियसली ये भी आपका डिपेंड करेगा ऑन मीडियम। ठीक है, बोले?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना। और वेव स्पीड जो मीडियम पे डिपेंड करती है, इसको लेकर के फॉर्मूले भी हैं, इसको लेकर के कुछ फॉर्मूले हैं जो हम डिराइव नहीं करने जा रहे हैं, हम डायरेक्टली आपको बताने जा रहे हैं। वेव स्पीड के कुछ रिजल्ट्स हैं। तो अगर वो स्ट्रिंग यूज कर रहे हो आप वेव स्ट्रिंग में, तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है रूट ऑफ कैपिटल T डिवाइडेड बाय Linear mass density. म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। अगर गैसेस में वेव जाती है, गैसेस में, तो उसका एक फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल B डिवाइडेड बाय रो, कैपिटल B बाय रो। कैपिटल B इज बल्क मॉडुलस और रो इज द डेंसिटी। ये बताइए, मीडियम पार्टिकल का ऑसिलेशन नेचुरल ऑसिलेशन कहलाएगा या फोर्स ऑसिलेशन कहलाएगा? ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, इट इज नेचुरल और फोर्स। पानी वाला एग्जांपल लो ना। पानी में अगर आप पत्थर न गिराएं तो क्या तब भी पानी के अंदर वेव आएगी? No, sir. Forced आएगा. तो इसका मतलब ये पार्टिकल क्या अपने आप ऑसिलेट कर जाएगा? मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तो क्या स्ट्रिंग अपने आप ऐसे ऐसे हिलने लगेगी अनटिल कि उसको जाकर के हम डिस्टर्ब ना करें? तो इसका मतलब ये पार्टिकल ऐसे तो ऑसिलेट कर नहीं रहा था, जब किसी ने डिस्टर्ब किया तब इसने ऑसिलेशन स्टार्ट की है। तो ये कौन सा ऑसिलेशन कहलाएगा जब किसी और के डिस्टर्ब करने की वजह से हो रहे हो आप? नेचुरल या फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन? Forced oscillation. फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो ये भी आप नोट कर लें कि वेव प्रोपगेशन इज एग्जांपल ऑफ फोर्स ऑसिलेशन। और इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो पॉइंट ऑसिलेट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी वही होनी चाहिए जिस फ्रीक्वेंसी से उसको डिस्टर्ब किया गया था, सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी थी। और ये कंसेप्ट मैकेनिकल वेव में भी लगाते हो और आप उसमें भी लगाते हो, लाइट के केसेस में भी। अब इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं। अगर मान लिया जाए हमारे पास दो मीडियम से, एक यहाँ पर स्ट्रिंग 1 है और इसके बाद एक और स्ट्रिंग है यहाँ पर, दूसरी स्ट्रिंग। इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू है और इसका मास पर यूनिट लेंथ 4 टाइम्स म्यू है। इनके मास पर यूनिट लेंथ अलग अलग है। और मान ले कि कोई वेव यहाँ पर ट्रेवल हो रही है। अब बताओ, इस वेव की वेवलेंथ यहाँ पर और वेवलेंथ यहाँ पर क्या रेशियो बनेगा उसका? वेवलेंथ इन स्ट्रिंग 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन द स्ट्रिंग 2। अगर आपसे कहा जाए कि क्या बनेगा, तो फॉर्मूला ये वाला लगाओ, लैम्डा बराबर वेव स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ इन द 1 और स्पीड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे रूट ऑफ T अपॉन म्यू। तो वेवलेंथ इन द 1 अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू अपॉन फ्रीक्वेंसी अपॉन वेवलेंथ इन 2, वेवलेंथ इन 2 फिर सेम फॉर्मूला अंडर रूट T बाय म्यू। लेकिन यहां पर म्यू की जगह 4 म्यू और डिवाइडेड बाय। अब यहां पर वो फैक्ट यूज करो, क्या फ्रीक्वेंसी दोनों में अलग अलग रखोगे या सेम रखोगे? Same. Same. सेम रखेंगे, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का मीडियम से कोई मतलब नहीं है। तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ है वही फ्रीक्वेंसी यहाँ है। क्या टेंशन फोर्स सेम रखेंगे या अलग अलग रखेंगे? तो दो स्ट्रिंग्स आपस में ज्वाइन की गई है। मैकेनिक्स में ये बात कई बार बताई जा चुकी है कि जब दो स्ट्रिंग्स को आप ज्वाइन करोगे
तो वो दोनों सेम टेंशन फोर्स आने चाहिए, इधर और इधर का टेंशन फोर्स सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर इधर का टेंशन अलग है और इधर की टेंशन अलग है तो ये ज्वाइंट खुल जाएगा, फिर ओपन हो जाएगा यहाँ पर। अगर ये ज्वाइंट रेस्ट पे है तो इधर और इधर बराबर टेंशन आना चाहिए, इसलिए दोनों में टेंशन सेम यूज की गई है। अब इसका आंसर क्या आएगा बताएं भाई सॉल्व करके, वेवलेंथ की रेशियो 2:1. 2:1। ठीक है, हमें स्टार्ट कर रहे हैं, हमने पहले भी बोला आपसे, तो एकदम छोटे लेवल से लेकिन बड़े लेवल तक। करें आगे प्रोसीड? Yes, sir. Yes, sir. है ना, ठीक है। और 2-3 बातें, ये जो कंसेप्ट है ना, अब इसको आपको समझाते हैं। देखो ये कंसेप्ट अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, जो हमारा वेव ऑप्टिक्स चैप्टर होता है जिसमें हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं कि दो स्लिट्स होती हैं, स्लिट 1 और स्लिट 2, और सामने स्क्रीन रखते हो, और यहां से अब मान लो अगर हम कोई लाइट भेजे, मान लो यहां पर हमने एक सोर्स रखा जिसकी वजह से एक वेव स्लिट 1 में गई और एक वेव स्लिट 2 में गई, और स्क्रीन के किसी पॉइंट P पर कोई वेव आई, स्क्रीन पर एक पॉइंट P है जो कि सेंटर से सपोज y डिस्टेंस ऊपर हो, इसमें देखो 2-3 कंसेप्ट आपको याद दिलाते हैं। एक प्रिंसिपल होता है जिसको कहा जाता है हाइजीन्स प्रिंसिपल, याद है क्या होता है हाइजीन्स प्रिंसिपल में? जैसे अगर हमारा ये पॉइंट सोर्स है ना, और अगर ये S1 और S2 इससे बराबर डिस्टेंस पर है, हाइजीन्स प्रिंसिपल पहले आपको बताया क्या था, इन्होंने क्या कहा था कि अगर आपके पास मान लो कोई एक सोर्स है, यार पानी वाला एग्जांपल देखो आप, पानी वाले एग्जांपल में अगर आप किसी पॉइंट पर एक मान लो स्टोन ड्रॉप करें तो किस तरीके से वेव आगे प्रोपोगेट होती है बता पाएंगे आप? अगर मान लो एक जगह पर स्टोन ड्रॉप किया तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता है? सर्कुलर। तो इसके चारों तरफ एक सर्किल बन जाता है और वो सर्किल प्रोपोगेट होता है ना, कभी भी करके देखो आप। तो प्रोपोगेट मतलब आगे तो ये सर्किल बढ़ रहा है, सर्किल यहां से यहां चला गया, फिर सर्किल यहां से यहां आया, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है। हम बोलेंगे कि वेव रेडियल जा रही है लेकिन वो सर्किल के फॉर्म में जा रही है, हमारा डिस्टर्बेंस एक सर्कुलर फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। इसी को आइडिया लगाया इन्होंने कि अगर पानी के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करी गई जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में प्रोपोगेट होने लगा, तो हाइजीन्स ने इसी मॉडल को यूज किया कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हमने सोर्स कहा है और ये फ्री स्पेस यानी कि 3 डायमेंशन में हो, पानी का सरफेस तो 2 डायमेंशन है, इसीलिए वेव सर्किल के फॉर्म में आगे बढ़ रही। अगर हमारा सोर्स फ्री स्पेस यानी कि 3 डायमेंशन में होगा तो वेव इसके चारों तरफ एक स्फीयर के फॉर्म में आगे बढ़ेगी, और उसी स्फीयर को हाइजेंस ने एक नाम दिया था कॉल्ड एज वेव फ्रंट। आप पानी के एग्जांपल समझ, इन सर्कल्स को आप वेव फ्रंट कह सकते हो, पानी के एग्जांपल में सर्कल्स को वेव फ्रंट कहा जा सकता है। वैसे ही 3 डायमेंशन स्पेस में एक स्फीयर को बनाएंगे तो स्फीयर को वेव फ्रंट का नाम दे सकते हो। तो जैसे यहां पर डिस्टर्बेंस एक सर्कुलर वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती चली जा रही है, वैसे ही वेव स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के फॉर्म में आगे बढ़ती जाएगी। और इन्होंने एक और पॉइंट कहा अपनी थ्योरी में, एक पॉइंट इन्होंने और दिया था
कि जो हमारा वेव फ्रंट होता है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वेव फ्रंट के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं वो सब आपके लिए सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं। S1, S2, S3, S4 they all are secondary sources. Yes, sir. और इन सेकेंडरी सोर्सेस से भी आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बढ़ेंगी, इनसे भी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आगे आएंगी और उन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को उन्होंने एक अलग नाम दिया था, वेवलेट्स। और फिर उन्होंने कहा था कि इन सारी वेवलेट्स का एक कॉमन टेंजेंट बनाइए आप, इन सारे वेवलेट्स का एक कॉमन टेंजेंट बनाए, तो ये कॉमन टेंजेंट नई वेव फ्रंट बताता है आपको। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो ये कि वेव प्रोपोगेट होती है वेव फ्रंट के फॉर्म में और वेव फ्रंट स्फेरिकल होंगे। अगर हमारा सोर्स एक पॉइंट है तो, अगर सोर्स पॉइंट है तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होंगे। उस स्फेरिकल वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये सब हमारे लिए सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं, जो कि फर्दर वेवलेट्स एमिट करते हैं और वो वेवलेट्स आगे प्रोपोगेट करती जाएंगी। अब जो आज का डेरिवेशन अगर किया होगा, ध्यान से समझा होगा तो आप पकड़ पाओगे। जो डिस्टरबेंस हम अपने सोर्स पर क्रिएट करेंगे, जितने टाइम बाद वो S1 पे जाएगी, जितने टाइम बाद वो डिस्टरबेंस S2 पे जाएगी, जितने टाइम बाद वो डिस्टरबेंस S3 पे जाएगी और जितने टाइम बाद वो डिस्टरबेंस S4 पे जाएगी, क्या ये टाइम अलग अलग होंगे या ये सब एक ही टाइम आएंगे? सर सेम टाइम होगा। इसका मतलब क्या ये कह सकते हैं कि वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब तक डिस्टरबेंस के पहुंचने का टाइम बराबर होगा? यस सर। होगा, मतलब सोर्स से और वेव फ्रंट के ऊपर जितने पॉइंट हैं उन तक डिस्टरबेंस के ट्रेवल करने का टाइम बिल्कुल एक जैसा होगा। बोलिए भाई, यहां तक ठीक है? और जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डेरिवेशन की थी, वो डेरिवेशन हम लोगों ने क्या की थी कि अगर एक मास है जो कि हमारा सोर्स है और उससे x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर इक्वेशन लिखने के लिए, इस पॉइंट की इक्वेशन लिखने के लिए हम लोगों ने कहा था a इंटू साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी और प्लस फाई नॉट, ये कहा था। अब आप बताओ, क्या पॉइंट S1 के लिए इक्वेशन, पॉइंट S2 के लिए इक्वेशन, पॉइंट S3 के लिए इक्वेशन और पॉइंट S4 के लिए इक्वेशन में कोई डिफरेंस आएगा? इस लॉजिक को समझिए। अगर किसी पॉइंट P, अगर कोई पॉइंट P आपके सोर्स से x डिस्टेंस पे है, तो उस पॉइंट के लिए जो इक्वेशन बन रही है वो ऐसे बन रही है, S1, S2, S3, S4 ये सब हमारे सोर्स से बराबर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर वेव की इक्वेशन, 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 कोई डिफरेंस होगा या सब चारों पॉइंट्स पर वेव की सिमिलर इक्वेशंस होंगी? सेम होंगी। सेम। और ये पूरा टर्म हम लोगों ने वेव का फेज कहा है। तो अगर इन चारों पॉइंट्स पर सिमिलर इक्वेशंस बनेंगी तो इसका मतलब जो फेज यहाँ पर होगा वही फेज यहाँ पे होगा, वही फेज यहाँ पे होगा और वही फेज यहाँ पे होगा। तो ये भी कहा जा सकता है कि वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब सेम फेज में होते हैं। इसका फिजिकल मतलब क्या हुआ? ये ऑल पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट आर इन द सेम फेज, क्या मतलब हुआ इस चीज का? सर कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट के अलावा हमको समझना होगा इस लाइन का मतलब, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट आर इन सेम फेज का मतलब ये होता है कि वेव फ्रंट के वो सारे पॉइंट एक साथ ऑसिलेट करना स्टार्ट करेंगे। जिस समय S1 ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा एग्जैक्टली उसी टाइम पर S2 भी ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, एग्जैक्टली उस टाइम पर S3 भी ऑसिलेट करेगा, एग्जैक्टली S4 भी। वो सब एक साथ डिस्टर्बेंस रिसीव करेंगे और एक साथ ऑसिलेशन स्टार्ट कर देंगे।
इसको मैं यहाँ पर इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन का काम आ जाएगा, अगर बाद में दोबारा पढ़ाने पर फिर दिक्कत होती है। YDAC के एक्सपेरिमेंट में ये S1 और S2 क्या ये हमारे सोर्स से बराबर बराबर डिस्टेंस पर है? अगर ये पॉइंट सोर्स S1 S2 के बाइसेक्टर पे है तो Yes, sir. अगर Yes, ये sir. Yes, sir. तो इसका मतलब जब S1 ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा तभी S2 भी ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। मतलब अगर हम यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे अपने सोर्स पर, तो जितना टाइम डिस्टरबेंस को पॉइंट S1 तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम डिस्टरबेंस को पॉइंट S2 तक जाने में लगेगा। यानी S1 और S2 सेम फेज वाले पॉइंट है, और हाइजेंस थ्योरी के हिसाब से S1 एक सेकेंडरी सोर्स बन गया और S2 एक सेकेंडरी सोर्स बन गया। बोलिए ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब आप यहाँ से खुद समझ सकते हो कि अगर हमारा सोर्स S1 और S2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं होता, अगर क्या तब भी S1 S2 सेम फेज में होते? No, sir. नहीं होते। इसको लेकर के जेईई एडवांस में क्वेश्चंस बनते हैं। हम इस सोर्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे शिफ्ट कर दें अगर, तो प्रॉब्लम बदल जाती है पूरी। तो और ये वही कर पाएगा जिसने ये पूरा डेरिवेशन और पूरा कंसेप्ट समझा हो। अब S1 और S2 ये दो अलग अलग सोर्स हैं, लेकिन इन सोर्सेस में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमारे सोर्स S1 से पॉइंट P तक का डिस्टेंस अगर मान लो x1 है और सोर्स S2 से पॉइंट P तक का डिस्टेंस x2 है, और ये वाला कंसेप्ट फिर समझिएगा, किसी भी सोर्स से x डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा, सोर्स से x डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट के ऑसिलेट करने की इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी। ये लिखोगे उसकी इक्वेशन। S1 एक सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, S1 सेकेंडरी सोर्स, और उससे x1 डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। तो पॉइंट P के ऑसिलेशन की इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन अगर लिखना चाहें ऑफ पॉइंट P बाय वेव ऑफ S1, क्या लिखोगे आप बताओ? अगर ये लॉजिक पकड़ में आया है तो जो वेव S1 से इस पॉइंट पर आएगी उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी? अगर ये डेरिवेशन समझ गए होगे तो कर सकते हो। सोर्स से x डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वहां पर ऑसिलेशन की इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी। तो हमारे S1 वाले सोर्स से पॉइंट P का डिस्टेंस x1 है, तो यहां पर इक्वेशन लिखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी y1 बराबर a sin ओमेगा t माइनस x1 अपॉन v X1 by V. प्लस फाई नॉट। और S2 वाली वेव भी आएगी, यहां पर एक्चुअली दो वेव आएगी, एक वेव S1 से आएगी और एक वेव S2 से जाएगी। तो जो S2 से पॉइंट P पर वेव जाएगी उसकी क्या इक्वेशन लिखें? इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पॉइंट P बाय वेव ऑफ S2। तो उसके लिए लिखेंगे y2 बराबर a इंटू साइन ब्रैकेट में ओमेगा और ये t माइनस x2 बाई v प्लस फाई नॉट, क्योंकि इससे हम x2 डिस्टेंस पर है। और हम लोगों ने इस पूरे टर्म को फेज कहा है, फेज टोटल टर्म, यानी ये पूरा टर्म फेज ऑफ ऑसिलेशन बाय वेव 1 है, तो इसको फाई 1 कह दीजिए, फेज ऑफ वेव 1, और ये पूरा टर्म फेज ऑफ वेव 2। तो दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस कितना हुआ? अगर पूछा जाए कि पॉइंट P पर दोनों वेव के बीच के फेज का डिफरेंस, तो ये पूरा टर्म फेज है, ये फेज ऑफ 1, ये फेज ऑफ 2, इनका डिफरेंस मतलब इन दोनों को माइनस करें और चेक करो, अगर ये पूरे टर्म में से ये पूरा टर्म माइनस करते हैं तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पर क्या वैल्यू बनेगी? इसको जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो
वो बनेगा सब्ट्रैक्शन करके ओमेगा अपॉन वी और ब्रैकेट में बन जाएगा x1 माइनस x2 या फिर x2 माइनस x1, डिपेंड करता है किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। और ओमेगा बाय वी को हम लोगों ने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, ओमेगा बाय वी को कुछ लिख चुके हैं, ओमेगा डिवाइडेड बाय वी, इसको के यानी कि 2 पाई बाय लैम्डा, और फेज डिफरेंस को हम डेल्टा फाई से डिनोट कर सकते हैं, और x1 माइनस x2 इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय द पाथ डिफरेंस, जिसका YDAC अंदर कई बार यूज किया गया है। फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्यों? क्योंकि S1 वेव ने जो पाथ कवर किया वो x1 और डिफरेंस, आया कंसेप्ट पाथ डिफरेंस का आपको? Yes, sir. YDAC में, अब YDAC में इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर कर लिया हम लोगों ने डेरिवेशन से, तो अब उसको हम YDAC में डायरेक्ट यूज कर लेंगे कि फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, विद प्रॉपर डेरिवेशन समझ में आ रहा है। अब और देखो, आपको चीजें और समझाते हैं, अगर ये लॉजिक पकड़ में आ जाएगा तो काफी आसान है, मतलब बहुत आसान हो जाता है YDAC के न्यूमेरिकल्स कर पाना, क्योंकि YDAC में बस इसके बाद एक काम करना होता है, फेज डिफरेंस निकाल करके उसमें आगे ये बताते हैं कंस्ट्रक्टिव करने के लिए इसको 2n पाई और डिस्ट्रक्टिव करने के लिए 2n माइनस 1 इंटू पाई। प्रॉब्लम होती है फेज डिफरेंस निकालने में। एक और एग्जांपल दिखा रहे तुमको फेज डिफरेंस का। मान लो ये S1 ये S2 और यहां पर कोई हमने स्क्रीन पुट किया, आपको फेज डिफरेंस के लॉजिक समझा रहे पूरे। और एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, कि हमने S1 के सामने कोई ग्लास प्लेट रख दी, T थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और यहां पर सोर्स रखा। अगर मैं पूछूं कि सेंटर वाले पॉइंट पर क्या फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस एट सेंटर, व्हाट इज द फेज डिफरेंस एट सेंटर पॉइंट? लॉजिक समझना, S1 और S2 पॉइंट S से बराबर डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, तो यहां से निकलने वाला डिस्टरबेंस जिस टाइम पर S2 वाले पॉइंट पर पहुंचेगा उसी टाइम पर वो S1 पर भी जाएगा। क्या S1 और S2 में कोई फेज डिफरेंस होगा? No, sir. नहीं, S1 S2 सेम फेज के होंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि S1 और S2 पर सेम इक्वेशंस होंगे। मतलब अगर S1 पर हम इक्वेशन लिखेंगे y बराबर a साइन सपोज ओमेगा t, इसमें फाई नॉट को हटा देते हैं, फाई नॉट से कोई मतलब नहीं है, तो S2 पर भी सेम इक्वेशन होगी। जो इक्वेशन S1 पर वही इक्वेशन S2 पर। अब जो वेव S1 से सेंटर पे जाएगी, जो वेव S1 पॉइंट से सेंटर पॉइंट पर जाएगी, वो कितने टाइम बाद यहां पहुंचेगी? अगर यहां पर कोई वेव है तो वो कितना टाइम लेगी इस पॉइंट तक जाने में? क्योंकि यहां पर जब हम इक्वेशन लिखेंगे, मतलब y ऑफ सेंटर बाय द वेव ऑफ S1, तो बार बार आपको सिर्फ एक काम करना होता है। अगर आपको सोर्स की इक्वेशन पता है तो सोर्स से कुछ डिस्टेंस आगे वाले पॉइंट की इक्वेशन लिखने का सिर्फ एक तरीका है, उसमें जहां पर टाइम था उसमें से उतना टाइम आप लेस कर दो जो वेव यहां से यहां तक जाने में लेगी, और कितना टाइम लगेगा वेव को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में वो देखो, यहां से यहां तक जाने का टाइम
तो टाइम बराबर डिस्टेंस, t माइनस कितना टाइम लगेगा, देखिए टोटल डिस्टेंस है s1c, इसको यार d मान लेते हैं, इसको d, टोटल है s1c, उसमें से d माइनस कर दीजिए। तो ये डिस्टेंस हम कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं, s1c माइनस d, ये डिस्टेंस हम कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमने ग्लास रखा है, बाहर हमारा एयर है, यानी कि s1c माइनस d, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर, जहां पर लाइट की स्पीड स्मॉल सी होगी, डिस्टेंस इन एयर अपॉन स्पीड इन एयर, वो टाइम आ गया, प्लस डी डिस्टेंस जो ग्लास में ट्रेवल करेंगे वहां पर क्या स्पीड होगी हमारी, तो डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाय यहां पर स्पीड। अब थोड़ा सा लाइट का कंसेप्ट है, ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कम होती है और वो होती है c डिवाइडेड बाय म्यू, ये बन गई इक्वेशन। और y एट सेंटर फ्रॉम वेव ऑफ s2 a sin ओमेगा t माइनस, इस वेव को जो टाइम लगेगा, ये वेव सारी डिस्टेंस एयर में कवर करती है, ये वेव अपना पूरा डिस्टेंस एयर में कवर कर रहा है, तो इसको जो टाइम लगेगा s2c डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। अब इसको और ऑब्जेक्टिव बना देंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव कर देंगे इसको। तो अल्टीमेटली क्या हुआ यार, ये पूरा टर्म आपका फेज है, ये फेज 1 है, फेज ऑफ वेव 1, और ये पूरा टर्म फेज ऑफ वेव 2। क्या डिफरेंस आएगा फेज में, निकाल सकते हैं इसके आगे, डिफरेंस कर दें इनका। नहीं आया समझ में, क्या कुछ कंफ्यूजन है? नो सर। नो मतलब क्या, नहीं आया, समझ में नहीं आया कि आ गया? आ गया सर। अच्छा, अब देखो इसको जनरलाइज करते हैं। अब एक ऐसी सिंगल लाइन लिख लो जिस लाइन से आपका पूरा आपका इंटरफेरेंस खत्म। क्या कर रहे हो यहाँ, टी के आगे ये पूरी चीज क्या कैलकुलेट हो रही है, ये चीज क्या कैलकुलेट की जा रही है, क्या ये टाइम टेकन बाय वेव फ्रॉम S1 टू सेंटर नहीं है? क्या हम लोगों ने यही चीज नहीं कैलकुलेट की है कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा वेव को? यस सर। यस सर। और यहां पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, S2c अपॉन c करके निकाल क्या रहे हैं हम लोग, टाइम टेकन बाय वेव ऑफ S2 टू रीच एट सेंटर। बोलिए। यस सर। जब हम फेज डिफरेंस निकालेंगे, ये पूरा चीज फेज है, आप जरा आप दिमाग लगाना, जब इसका फेज डिफरेंस कैलकुलेट होगा, क्या इसको जनरलाइज वे में ये नहीं कहा जा सकता, इन अ मोर जनरलाइज वे, क्या ये नहीं कह सकते कि जो फेज डिफरेंस है दैट इज ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन टाइम टेकन बाय वेव टू रीच एट अ गिवन पॉइंट। आया ना करके देखो भाई, क्या ये चीज नहीं आएगी? यस सर। यस सर। यही जनरलाइज, बस पूरे YDAC में अगर आप इसको लगाते रहिए कभी दिक्कत नहीं होगी, पूरे YDAC। फेज डिफरेंस 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ये तो होता ही है, लेकिन हम लोग, मैं पर्सनली आपसे बोल रहा हूं, इस बात को अगर आप समझ जाओगे तो आप
टफ से टफ और आसान से आसान न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, एडवांस लेवल पर भी जा सकते हो। फेज डिफरेंस इज नथिंग बट ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन द टाइम टेकन बाय वेव टू रीच एट अ गिवन पॉइंट। मान लिया जाए, अब आपको दिखाता हूं कैसे हम कंसेप्ट्स को पावरफुल कर सकते हैं। स्क्रीन, हम YDAC का न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे भी, आपको ये मत समझो। और यहाँ पर सेंटर, मान लो सेंटर के नीचे ये पूरा एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और ऊपर हमारा एयर है। यहां से एक वेव भेजी गई, एक वेव यहां पर भेजी गई। बताइए सेंटर पर क्या पाथ डिफरेंस होगा? सेंटर पर क्या पाथ डिफरेंस होगा, ये पूछ रहे हैं हमसे। अब ये कंसेप्ट है वो, फेज डिफरेंस एट सेंटर बराबर ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय, चलो ये वाली वेव कितना टाइम लेगी, तो कितना डिस्टेंस कवर करना है इसको, डिस्टेंस कितना कवर करना है, S1c। कितनी स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करिए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, एयर में आ रहे हो ना, स्मॉल सी माइनस यहां वाली वेव कितने टाइम में पहुंचेगी, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो S2c डिवाइडेड बाय, क्या ये भी उसी स्पीड से आएगी जिस स्पीड से ये वेव चल रही, ये वाली वेव की स्पीड भी उतनी रहेगी जो c होती है, या फिर कुछ अलग आएगी? तो ये किसी मीडियम में C जा by रहा है mu. बाय 2, म्यू की वैल्यू 2। बस ये फेज डिफरेंस आ गया, आपको और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे का पार्ट नहीं कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या करोगे, वो आगे का पार्ट आप लोग चाहोगे तो अपने लेवल पर भी कर सकते हो। मैंने एक बेसिक कंसेप्ट समझाया है, हाउ टू कैलकुलेट द फेज डिफरेंस, और यहाँ पर इसलिए समझा दिया है क्योंकि डेरिवेशन चल रही है। अगर डेरिवेशन खत्म हो जाती तो उस टॉपिक को वापस समझाने में बड़ी दिक्कत होती है। और एग्जांपल दिखा दी, एक आगे चल के बताएंगे आपको थिन फिल्म के एग्जांपल्स होते हैं। थिन फिल्म के एग्जांपल में ये कहा जाता है कि ये D है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान लो म्यू। हमने यहां से कोई वेव भेजी, और ये जो वेव भेजी ये ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ वेव नीचे गई और नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, और उसके बाद बाहर आई। तो वेव 1 और वेव 2 में कितना फेज डिफरेंस हुआ? वेव 1 वो है जो ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, और वेव 2 ऊपर वाले सरफेस से अंदर गए और नीचे वाले सरफेस पर रिफ्लेक्ट होकर के तब वापस आए। तो वेव 1 और वेव 2 में फेज डिफरेंस कितना है? ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय वेव 2 और वेव 1 में क्या टाइम का डिफरेंस होगा? वेव 1 ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, और वेव 2 बाहर आने से पहले d डिस्टेंस नीचे गई और d डिस्टेंस ऊपर आया। तो वेव 2 ने कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया होगा बाहर आने में? हमें टाइम डिफरेंस चाहिए इनका। वेव 1
ऊपर वाले सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो गया, V2 d डिस्टेंस गया और d डिस्टेंस आया, तो ये 2d एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो कवर कर रहे हो, उस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को कवर करने का टाइम एक्स्ट्रा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड c डिवाइडेड बाय म्यू होगी, क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कवर कर रहे हो। ये फेज डिफरेंस है। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा आ आ रहा गया है सर। सर। मतलब मेरी कोशिश यहाँ पर ये है कि मल्टीपल केसेस के सिंगल फॉर्मूले हो जाए, मतलब कि फेज डिफरेंस के फॉर्मूले बदलने न पड़े मुझे, मैं इसलिए इसको बताना चाह रहा था। हेलो, यस सर। हो गया। बाकी हम YDAC में वापस समझाएंगे, लेकिन ये बस ध्यान रखिएगा जब YDAC का न्यूमेरिकल करेंगे तो हम ये इसी का यूज करते हैं। अब वापस आओ वेव के ऊपर। हम लोगों ने एग्जांपल लिया यार स्ट्रिंग का, और हम लोगों ने कहा कि यहां से हम लोगों ने एक वेव जनरेट की, यहां पर हमने अपना सोर्स मान लिया और वो वेव आगे जा रही है v स्पीड पर, जिस भी स्पीड पर जाए। अब आप जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हो सबसे पहले एनर्जी ऑफ वेव, देखना एसएचएम की एनर्जी याद करें जरा। एसएचएम में क्या एनर्जी का फॉर्मूला होता है? एनर्जी ऑफ एसएचएम अगर याद करें 1/2 m ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर। देखो कितना आसान है। स्ट्रिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, स्ट्रिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ इज म्यू। इसमें टेंशन कैपिटल T मान लो। ये बताओ वेव की स्पीड अगर v हो तो t सेकेंड्स में वेव कितना डिस्टेंस आगे जाएगी? VT। अगर वेव vt, तो इसका मतलब t सेकेंड्स के अंदर, इन t सेकेंड्स स्ट्रिंग की कितनी लेंथ ऑसिलेट कर रही होगी? t सेकेंड्स के बाद स्ट्रिंग की कितनी वो लेंथ होगी जो ऑसिलेट कर रही होगी? अगर वेव v स्पीड पर चल रही है और t टाइम बाद, तो t टाइम बाद ये वाली वेव v इंटू टी डिस्टेंस आगे आ जाएगी। इसका मतलब इतनी लेंथ ऑसिलेट करना स्टार्ट कर चुकी होगी, vt लेंथ ऑसिलेट कर रही होगी। उस vt लेंथ का मास कितना होगा? अगर पर यूनिट लेंथ का मास म्यू है तो v इंटू टी लेंथ का मास vt मल्टीप्लाइड बाय म्यू। ये समझ पाए कि इतना मास t सेकंड्स में ऑसिलेट करेगा? यस सर। यस सर। यस सर। और ये लगाओ फॉर्मूला, हाफ मास ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बस ये हो गई एनर्जी। दिस इज एनर्जी ऑफ वेव इन द t सेकंड्स। t टाइम के अंदर वेव में इतनी एनर्जी आएगी। और अगर इतनी एनर्जी t सेकंड्स में आ रही है तो रेट ऑफ एनर्जी dE/dt, उसको पावर कहते हो, पावर ऑफ वेव, हाफ
म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मतलब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि फॉर्मूले भी ना याद करने हो आपको, जितना मैक्सिमम कर सकते हो समझ करके कर। एसएचएम का फॉर्मूला याद किया, उसमें मास को म्यू मल्टीप्लाइड बाय लेंथ और लेंथ को स्पीड इनटू टाइम, तो हो गया एनर्जी। और रेट ऑफ एनर्जी इज द पावर ऑफ द वेव। कैपिटल पी कह सकते हो, रेट ऑफ एनर्जी फॉर द पावर ऑफ वेव, हाफ म्यू वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यस सर। ठीक, और एक और पॉइंट होता है यार, एनर्जी पावर। अब जो आप स्ट्रिंग यूज करोगे वो कुछ मोटी होगी, रस्सी होगी, धागा होगा, तो धागा हो रस्सी हो उसमें कुछ तो मोटाई होगी ना। तो अगर हमने जो स्ट्रिंग बनाई है उस स्ट्रिंग की कुछ थिकनेस होगी, मतलब उसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा। स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको कैपिटल एस मान लेंगे। सो पावर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको भी एक नाम देते हो कॉल्ड कैपिटल आई, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द वेव। इंटेंसिटी पावर बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यस सर। और म्यू इज मास, मतलब कि इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा पावर। पावर का फॉर्मूला ये है, हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया। इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है, फॉर्मूला याद नहीं होता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। म्यू इज मास अपॉन लेंथ, तो हाफ मास बाय लेंथ यानी टोटल मास डिवाइडेड बाय लेंथ। और लेंथ इनटू एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, वॉल्यूम। वॉल्यूम। और मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। इसका मतलब हाफ इंटू डेंसिटी इंटू वी इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इंटेंसिटी बराबर हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इन पावर और इंटेंसिटी के फॉर्मूले बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं, यहाँ पर म्यू है, यहाँ पर रो है, बस इतना फर्क है। ये मास पर यूनिट लेंथ आता है, यहाँ डेंसिटी आती है। याद कर पाएंगे? यस सर। मतलब आपको मेमोराइज अभी से करो, क्योंकि जो किताब, ये सब तो किताब में भी मिल जाएगा, लेकिन याद करने का एक तरीका होना चाहिए, जो कि हमें कम टाइम में एनर्जी एसएचएम वाले फॉर्मूले से, एनर्जी का टाइम से मतलब एनर्जी अपॉन टाइम पावर, और पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी फंडामेंटली। अब ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा ना इंटेंसिटी वाला, हम इसको ब्रीफली लिख रहे हैं यार। मतलब मेजर पार्ट इंटेंसिटी बराबर पावर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो मेन फॉर्मूला है। पावर बराबर रेट ऑफ एनर्जी डी बाई डी टी,
और एनर्जी बराबर हाफ मास ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये ऐसे याद रखोगे। और एक चीज और बता दें जहां पर गलतियां होती हैं, लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज है, वेव स्पीड और पार्टिकल स्पीड में बड़ा कंफ्यूजन। जब ये इक्वेशन लिखी जाए ना, y बराबर a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, मान लो ये इक्वेशन, इसका ध्यान देना है। ये जो पूरी इक्वेशन आपने लिखी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल लोकेटेड एट पोजीशन x, ये उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन है। याद करिए, वेव स्पीड, वेव की स्पीड निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ओमेगा डिवाइडेड बाय के, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन अगर आपको पार्टिकल स्पीड निकालनी तो काइनेमेटिक्स लगाओ। अगर ये पार्टिकल के मोशन करने की इक्वेशन है तो पार्टिकल की स्पीड मोशन की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आएगी। यानी पार्टिकल स्पीड निकालने के लिए हम dy अपॉन dt करेंगे, और जब dy बाई dt करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी a इंटू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। यानी जो पार्टिकल की स्पीड है ये एक वेरिएबल टर्म है। a इंटू ओमेगा मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड कह सकते हैं। वेव स्पीड एक कांस्टेंट वैल्यू है ओमेगा अपॉन v। वेव स्पीड का मतलब डिस्टरबेंस के आगे बढ़ने की स्पीड। स्पीड ऑफ डिस्टरबेंस है ये, और ये एक पार्टिकल के ऑसिलेट करने की स्पीड है, जो कि मैक्सिमम a ओमेगा होगी, मिनिमम 0 हो जाएगी। यस सर। डिफरेंस ध्यान रखना इसका रखो कि कई बार हमने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि लोग गलती कर जाते हैं, वेव स्पीड और पार्टिकल स्पीड में कंफ्यूज हो जाते हैं। वेव स्पीड का मतलब वेव मीडियम में किस स्पीड से बढ़ रही है, और वेव के आगे बढ़ने पे पार्टिकल्स टू एंड फ्रो ऑसिलेट करते हैं, जो उनके ऑसिलेट करने की स्पीड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t से आएगी। तो अभी आज इतना ही रख रहे हैं देखो, क्योंकि थोड़ा सा अजीब चैप्टर है। यस सर।